हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 11 की जो भूगोल है, पृथ्वी मतलब भौतिक भूगोल का स्वरूप, तो उसके जो तीसरा पाठ है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसके प्रश्नोत्तर को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले ही इसकी वीडियो अपलोड की जा चुकी है, जो डिस्क्रिप्शन में समझाया गया है, मतलब विस्तारित रूप दिया गया है। उससे आप पढ़ लीजिए ताकि प्रश्न समझ में आ जाए। आज हम प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक करिए, कमेंट्स करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तो चलिए पढ़ते हैं आज पार्ट 3 का पृथ्वी की आंतरिक संरचना के प्रश्नोत्तर। सबसे पहले देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? जो पृथ्वी की त्रिज्या है वह है 6370 किलोमीटर। त्रिज्या का मतलब समझिएगा, आप समझने की कोशिश कीजिए। पृथ्वी के अगर दो भागों में बांट दिया जाए तो ये जो बीच वाली भाग होती है ये केंद्र होती है, और इसे ही मान लीजिए एक वृत्त है और पृथ्वी के भी वृत्त के जैसे ही आकृत है। तो ये वृत्त की जो ये भाग दिया है तो ये क्या हो गया, व्यास कहलाएगा, ठीक है ना। और इसका आधा वाला भाग, व्यास का आधा भाग, वो क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। ओके। मानव द्वारा अब तक भूगर्भ में अधिकतम प्रवेधन कितना और कहां किया गया है? आर्कटिक महासागर में। उत्तर जो होगा, आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक प्रवेधन किया गया है। भूगर्भ के बारे में जानने के परोक्ष प्रमाण क्या है? तो देखिए, पृथ्वी के पदार्थों के गुण जैसे तापमान, दबाव और घनत्व, उल्काएं, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र, भूकंप, ये सब क्या है, भूगर्भ के जानने के लिए, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के स्रोत हैं। भूकंपी तरंगाएं उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या है? तो उत्तर जो होगा, भूपटल पर दरारें बन जाती है जिन्हें भ्रंश भी कहते हैं। उनमें ऊर्जा मुक्त होती है जिससे तरंगे निकलती हैं। ये तरंगे सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप का कारण बनती हैं। भूकंप का अवकेंद्र किसे कहते हैं? तो उत्तर जो होगा, भूगर्भ का वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है और अलग अलग दिशाओं में जाती है उसे भूकंप का अवकेंद्र अथवा उद्गम केंद्र कहते हैं। भूकंपी छाया किसे कहते हैं? भूपटल का वह भाग जहां कोई भी भूकंपी तरंग भूकंपमापी पर अभिलेखित नहीं होती उसे भूकंपी छाया क्षेत्र कहते हैं, और यह छाया क्षेत्र निरंतर बदलता रहता है। अगला है, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर होगा रिक्टर स्केल। भूपर्पटी की औसत मोटाई कितनी है? भूपर्प की औसत मोटाई महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर और महाद्वीपों के नीचे लगभग 30 किलोमीटर और हिमालय के नीचे 70 किलोमीटर, पर्वतीय क्षेत्रों में 70 किलोमीटर है। एस्थेनोस्फीयर किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग मेटल का ऊपरी भाग स्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल कहलाता है। पृथ्वी का क्रोड मुख्यतः किन पदार्थों से बना है? तो क्रोड मुख्यतः भारी पदार्थों जैसे निकल और लोहे से बना है, ठीक है ना। निकल और लोहे से पृथ्वी का क्रोड बना है। भारत का डक्कन ट्रैप किस तरह के ज्वालामुखी का उदाहरण है? ये बेसाल्ट लावा का प्रवाह है, यानी बेसाल्ट वाला। मिश्रित ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ये वे ज्वालामुखी हैं जिनसे तरल लावा के साथ साथ जलते हुए पदार्थ एवं राख भी निकलती है, उसे क्या कहते हैं? मिश्रित ज्वालामुखी। सिस्मोग्राफ किसे कहते हैं? इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सिस्मोग्राफ एक यंत्र है जिसके माध्यम से भूकंप की तीव्र और भूकंपी तरंगें मापी जाती है। भूकंप तरंगें नापने के लिए रिक्टर स्केल भी है और सिस्मोग्राफ से भी वो नापा जाता है। अगला जो प्रश्न है, भूगर्भ की जानकारी पाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा समुद्रों में चलाई जाने वाली 2 परियोजनाओं के नाम लिखिए। पहला परियोजना है गहन समुद्र प्रवेधन परियोजना, दूसरा है समन्वित महासागरीय प्रवेधन परियोजना। 15वां, भूकंप के आघात की तीव्रता को मापने के लिए कौन सा स्केल का प्रयोग किया जाता है? तो मार्केली स्केल। ओके। अगला प्रश्न जो है 16वां, आंतरिक बनावट के आधार पर पृथ्वी को कितने भाग परतों में विभाजित किया गया है? तो पृथ्वी को किसमें? 3 परतों में विभाजित, भूपर्पटी या महाद्वीपीय परत जिसे सियाल कहा जाता है, मेटल या मध्य परत जिसे साइमा कहते हैं,
और क्रोड या आंतरिक परत जिसे निफे कहा जाता है, ठीक है ना, निकिल और फेरस से बना हुआ है। पृथ्वी की भूपर्पटी को किन दो भागों में विभाजित किया गया है? पृथ्वी की भूपर्पटी को दो भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। पृथ्वी की भूपर्पटी की गहराई लगभग नीचे 30 किलोमीटर तक है। इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला महाद्वीपीय परत जिसे सियाल कहते हैं, 20 किलोमीटर की मोटी यह परत मुख्यतः सिलिकेट और एल्यूमिनियम जैसे हल्के खनिजों से बनी है, अतः इसे सियाल, एसआई का मतलब सिलिका, एल का मतलब एल्यूमिनियम भी कहते हैं। इसका घनत्व कम है। महासागरीय परत या सीमा, यह परत 20 से 30 किलोमीटर की औसत गहराई पर पाई जाती है, जो कि मुख्यतः बेसाल्ट से बनी है। यह घनत्व में सियाल से भारी है, मतलब यह घनत्व में सियाल से भी भारी है। इस परत में सिलिकेट के साथ मैग्नीशियम खनिजों की भी अधिकता है, अतः इसे सीमा भी कहते हैं, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। ओके, अब इसको हम इस चित्र के आधार पर भी दिखा सकते हैं। भूपर्पटी का विभाजन इस प्रकार, ये भूपर्पटी हो गई 30 किलोमीटर की गहराई तक। समुद्रों में इसकी गहराई कम पाई जाती है और महासागरीय में, महाद्वीपीय परत में इसकी मोटाई थोड़ी ज़्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ज्वालाखंडाश्मी क्या है? तो उत्तर जो होगा, ज्वालामुखी से निकलने वाले छोटे और बड़े लावा के पिंड, राख, धूल कण आदि पदार्थों को ज्वालाखंडाश्मी कहते हैं, ज्वालाखंडाश्मी। 19वां प्रश्न है, ज्वालामुखी के उद्गार से बनी भू आकृतियों को कौन से दो भागों में रखा गया है? ज्वालामुखी उद्गार में निर्मित दो भू आकृतियों के दो भाग हैं, मतलब अंतर्वेधी भू आकृति, बहिर्वेधी भू आकृति, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है, पृथ्वी की ऊष्मा के क्या स्रोत हैं? तो इसके है रेडियोधर्मिता, तल वृद्धि की ऊष्मा, पृथ्वी के निर्माणकारी पदार्थों की ऊष्मा, ये सभी पृथ्वी की ऊष्मा के प्रमुख स्रोत हैं। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। भूगर्भ की जानकारी में तापमान एवं दबाव किस तरह सहायक है, स्पष्ट करें। पृथ्वी के आंतरिक भाग में गहराई बढ़ने के साथ तापमान और दबाव में वृद्धि होती जाती है, साथ ही पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता जाता है। वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर पदार्थों के तापमान में भिन्नता, दबाव एवं घनत्व के अंतरों की गणना की तथा भूगर्भ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की। ये हो गया उत्तर। दूसरा प्रश्न है, चित्र के द्वारा भूकंप के उद्गम केंद्र व अभिकेंद्र को दर्शाएं और उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर तो बाद में देखेंगे, चले देखिए। मान लीजिए ये जो भाग है ये क्या है, उद्गम क्षेत्र है। अब ध्यान रखिएगा, एक उद्गम क्षेत्र हो गया और एक अधिगम। अब ये हो गई आपकी भूपर्पटी यानी पृथ्वी का ऊपरी भाग, ठीक है ना। तो यहाँ से जो सीधी रेखा पर जाता है भूकंप, जो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जहाँ केंद्र होगा उसे अधिकेंद्र कहते हैं, और जहाँ से भूकंप निकलता है उसे उद्गम क्षेत्र कहते हैं। अब ये पृथ्वी भूकंप की तरंगे, लहरें इस प्रकार फैलती जाती हैं, तो धीरे 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 ये आते आते यहाँ तक में क्या हो जाएगी, इसकी तरंगे एकदम धीमी पड़ जाएगी, यानी धक्का तक भी नहीं लगेगा। समझ में आ गया। जो उद्गम क्षेत्र होता है यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहाँ से भूकंप निकलता है, जहाँ से भूकंप उत्पन्न होगा उसे उद्गम क्षेत्र कहते हैं, और पृथ्वी की जिस ऊपरी सतह पर सबसे पहले महसूस किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, अधिकेंद्र कहलाएगा। ओके, दोनों में अंतर देख लेते हैं। वह स्थान जहाँ ऊर्जा निकलती है और भूकंपी तरंगे सभी दिशाओं में गतिमान होती है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम क्षेत्र के केंद्र के लंबवत होता है उसे क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितने परतों में बांटी है? प्रत्येक परत की विशेषताएं संक्षेप में समझाइए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना मुख्यतः 3 भागों में परतों में विभाजित है, जिसमें पहला भूपर्पटी, दूसरा मेटल, तीसरा क्रोड। तो हम देखते हैं सबसे पहले भूपर्पटी। यह पृथ्वी की सबसे बाहरी भाग है। यह धरातल से 30 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। इस परत में चट्टानों की घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से है। अब देखते हैं मेटल। भूपर्पटी से नीचे का भाग मेटल कहलाता है। यह भाग भूपर्पटी से नीचे से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक है। भूपर्पटी एवं मेटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल बनाता है। मेटल का निचला भाग ठोस अवस्था में है। इसका घनत्व लगभग
34 प्रति घन सेंटीमीटर है। ओके, तीसरा जो है हम चित्र के माध्यम से समझेंगे भी। तीसरा जो है मेटल के नीचे क्रोड है, जिसे हम आंतरिक और बाह्य कोड दो हिस्सों में बांटते हैं। बाह्य कोड तरल अवस्था में है जबकि आंतरिक कोड ठोस है। इसका घनत्व तो लगभग 13 किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। क्रोड निकल व लोहे जैसे भारी पदार्थों से बने हैं। जब कभी ये प्रश्न आपको लिखने के लिए आए तो आप इस चित्र को जरूर बनाया करिए। पहला जो इसको आप बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना, और दर्शाइएगा नीचे से। और दूसरा ये चित्र भी आप बनाने की कोशिश करिए। ये बनाना सरल है, ये थोड़ा कठिन है, लेकिन इसको आप जरूर बनाया करिए। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न जो है चौथा। बैथोलिथ व लैकोलिथ में क्या अंतर है? बैथोलिथ भूपर्पटी मैग्मा या गुंबदाकार ठंडा हुआ पिंड है जो कई किलोमीटर की गहराई में विशाल क्षेत्र में फैला होता है। लैकोलिथ बहुत अधिक गहराई में पाए जाने वाले मैग्मा के विस्तृत गुंबदाकार पिंड है जिसका तल समतल होता है और एक नली जिसमें मैग्मा ऊपर आता है मैग्मा स्रोत से जुड़ी होती है। इन दोनों भू आकृतियों में मुख्य अंतर इसकी गहराई की है। ओके, अगला प्रश्न जो है ज्वालामुखी द्वारा निम्नलिखित आकृतियों को निर्माण की प्रक्रिया बताइए। काल्डेरा और सिंडर शंकु। काल्डेरा सबसे पहले। ज्वालामुखी वह जब बहुत अधिक विस्फोट होते हैं तो ये ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय उभरे हुए भाग को विस्फोट से उड़ा देते हैं और वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है जिसे कालडोरा या बड़ी कड़ाही कहते हैं। सिंडर शंकु। जब ज्वालामुखी की प्रवृत्ति कम विस्फोट होती है तो निकास नलिका से लावा फव्वारे की तरह निकलता है और निकास के पास एक शंकु के रूप में जमा हो जाता है जिसे सिंडर शंकु कहते हैं या सिंडर शंकु। ठीक है ना। इस आपकी किताब में ये चित्र के माध्यम से भी समझाया गया हो तो उस चित्र को भी आप देख करके समझ सकते हैं। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित अंतर्वेद आकृतियों में से निम्नलिखित आकृतियों की विशेषताएं बताइए। पहला आकृति है सील, दूसरा सीट, तीसरा डाइक। सील व सीट देख लेते हैं। भूगर्भ में लावा जब क्षेत्रीय तल में चादर के रूप में ठंडा होता है और यह परत काफ़ी मोटी होती है तो इसे सील कहते हैं। यह परत जब पतली होती है तब इसे सीट कहते हैं। डाइक, लावा का प्रवाह भूगर्भ में कभी कभी किसी दरार में भी ठंडा होकर जम जाता है। यह दरार धरातल के समकोण पर होती है। इस दीवार की भांति खड़ी संरचना की डाइक कहते हैं। ओके, पृथ्वी में कंपन क्यों होता है? भूपृष्ठ में पड़ी भ्रंश के दोनों तरफ शैल विपरीत दिशा में गति करती है। जहां ऊपर के शैलखंड दबाव डालते हैं उनके आपस का घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रखता है। फिर भी अलग होने के प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप शैलखंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाते हैं। इससे ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा तरंगे सभी दिशाओं में गतिमान होती है। इससे पृथ्वी में कंपन हो जाती है। निम्नलिखित के लिए एक परिभाषिक शब्द दीजिए। पहला है आंतरिक धात्विक गुरुमंडल, सियाल, सिलिका, मेंटल, पी तरंगे व प्राथमिक तरंगे, शिला, सीमा या सिलिकेट या मैग्नीशियम। तो सबके पहले की परिभाषा देखिए। पहले क्या होगा? आंतरिक धात्विक या गुरुमंडल, भूगर्भ का वह हिस्सा जो अत्यधिक तापमान के बावजूद ठोस की तरह आचरण करता है। मतलब ठोस की तरह, मतलब तापमान होने के बावजूद भी उसमें ठोस रहता है। दूसरा जो है सियाल, सिलिका या एल्यूमिनियम। महाद्वीप के नीचे की परत की रासायनिक बनावट है। रासायनिक बनावट को सियाल कहा जाता है जो कि सिलिका और एल्यूमिनियम से बना होता है। तीसरा जो है मेंटल, भूगर्भ का वह हिस्सा जो मिश्रित धातुओं और सिलिकेट से बना है उसे क्या कहेंगे? मेंटल कहा जाता है। पी तरंगे या प्राथमिक तरंगे किसे कहा जाता है? वे भूकंपी तरंगे जो पृथ्वी के धात्विक कोट से गुजर जाती हैं उन्हें पी तरंगे कहा जाता है। पी तरंगे सभी पदार्थों में, ठोस, तरल, गैस तीनों में ये जा सकती हैं।
सीमा, सिलिकेट या मैग्नीशियम। महासागरांक नीचे की परत की रासायनिक बनावट सीमा को सीमा कहा जाता है, जो सिलिकेट या मैग्नीशियम से बना होता है। सिलिकेट प्लस मैग्नीशियम से सियाल बना होता है, सीमा बना होता है। ये महासागरांक या महासागर के नीचे की परत की रासायनिक परत होती है। ओके, अब देख लेते हैं दीर्घोत्तरी में एक प्रश्न है। वर्तमान समय में भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण न केवल जन धन की हानि होती है किंतु मानव मूल्यों की वृद्धि भी होती है, स्पष्ट कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा कुछ क्षणों में व्यक्ति के समस्त जीवन पर प्रभाव छोड़ जाती है। इसका परिणाम बहुत ही विध्वंसक होता है। ऐसे समय में जब व्यक्ति अपना सब कुछ खो चुका होता है, उस समय हमें मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता खुले दिल से करनी चाहिए। साथ ही हमें उन लोगों को रोकना चाहिए जो इस प्रकार की त्रासदी के पश्चात लूट मार करते हैं। हमें उन लोगों में सामाजिक जागरूकता जागृत करनी चाहिए और उन्हें यह एहसास कराना चाहिए कि ऐसी घटना कल उनके साथ भी हो सकती है। अतः एक दूसरे के प्रति सहयोग, प्रेम, त्याग व संवेदनशील भावना रखनी चाहिए। मानवीय मूल्य कौन कौन से हैं? सहयोग होता है, प्रेम होता है, त्याग होता है, संवेदनशील। तो ये रहे पार्ट तीसरे का प्रश्न उत्तर, जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। यदि चैनल में आप पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।